गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सिद्धार्थ कुमार, परफेक्शन आईएएस में आपका स्वागत है। और पिछले कई दिनों से हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स को केंद्रित करके बहुत सारी चीज़ों के विषय में, ज्योग्राफी के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम एक विशेष टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे जिनसे प्रायः हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रश्न आते ही हैं और प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के प्राकृतिक प्रदेश। ध्यान दें, संसार को सर्वप्रथम कई प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करने का श्रेय हर्बर्टसन महोदय को है और उन्होंने किसी भी क्षेत्र की अक्षांशीय दशा, वहाँ की जलवायु, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु और उनकी गतिविधियों के आधार पर संसार को कई प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयास किया है। संसार को अगर हम देखें तो बृहत स्तर पर 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। ट्रॉपिकल नेचुरल रीजन्स के रूप में, उष्णकटिबंधीय प्राकृतिक प्रदेश के रूप में, टेम्परेट नेचुरल रीजन्स के रूप में, शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक प्रदेश के रूप में, और शीत कटिबंधीय प्राकृतिक प्रदेश के रूप में, फ्रिजिड नेचुरल रीजन्स के रूप में। उष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आपको कई प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन करना है। आप देखेंगे इक्वेटोरियल नेचुरल रीजन्स हैं, भूमध्यरेखीय प्राकृतिक प्रदेश है। फिर आप देखेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नेचुरल रीजन्स है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानी प्रदेश आपको दिखाई देंगे। फिर आप देखेंगे कि ट्रॉपिकल डेजर्ट नेचुरल रीजन है, उष्ण मरुस्थलीय प्राकृतिक प्रदेश के रूप में आपको दिखाई देगा। एंड ट्रॉपिकल मानसूनी नेचुरल रीजन्स और उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्राकृतिक प्रदेश के रूप में आप देख सकते हैं। तो संसार में उष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक प्रदेश को अगर वर्गीकृत करें तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से? भूमध्यरेखीय प्राकृतिक प्रदेश हैं। और कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानी प्रदेश हैं। और कौन सा प्रदेश आपको देखने को मिलता है? तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है और उष्ण मानसूनी प्रदेश है। हम एक एक करके सारे के विषय में देखेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जहां से प्रीलिम्स में, बीपीएससी प्रीलिम्स में आपके लिए प्रश्न बनने की संभावना पर्याप्त और प्रबल दिखाई देती है। ठीक है, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इक्वेटोरियल नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के भूमध्यरेखीय प्राकृतिक प्रदेश। विश्व के मानचित्र पर आप देखें, ये देखिए, गौर कीजिए आप, यहां देखिए ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। इक्वेटर को देखिए और इक्वेटर को जब आप देखेंगे, लिसन, इक्वेटर को जब आप देखेंगे, ये देखिए इक्वेटर भूमध्य रेखा को, ये देखिए दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग से गुजरती है ये भूमध्य रेखा, अफ्रीका के मध्य भाग से गुजरते हुए और फिर दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीपीय देशों को देखते हुए। इक्वेटर इज पासिंग थ्रू कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया, 3 महाद्वीपों से गुजरते हुए ये भूमध्य रेखा। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड एज एन इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। एंड नियर बाई इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्दर्न एंड 10 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स, भूमध्य रेखा के निकट 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो नेचुरल रीजन है दैट इज कॉल्ड एज एन इक्वेटोरियल नेचुरल रीजन, और उसी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए, ये क्षेत्र आप देखें वर्ल्ड के मैप पर, इसे देखें आप, यहाँ पर इस क्षेत्र को आप देखें, अफ्रीका में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फिर आप देखिए ये इक्वेटोरियल एशियाटिक रीजन को। तो संसार में 3 भौगोलिक प्रदेश आपको दिखाई देते हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका का ये देखिए उत्तरवर्ती भाग, यहीं पर अमेजन नदी का प्रवाह है। रिवर अमेजन इज एन इक्वेटोरियल रिवर, अमेजन भूमध्यरेखीय नदी है। रिवर अमेजोन ऑफ साउथ अमेरिका ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंडीज माउंटेन, एंडीज पर्वत से निकलती है ये अमेजन नदी, एंड ड्रेन्स इनटू नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये अमेजन नदी घाटी का क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका में ये इक्वेटोरियल नेचुरल रीजन का पार्ट माना जाता है। आप इसे देखिए, ये अफ्रीका में आपको दिखाई दे रहा है, सेंट्रल अफ्रीका, और यहाँ पर एक नदी है रिवर जैरे विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर कॉन्गो इन अफ्रीका। जायरे नदी को ही अफ्रीका में कांगो नदी के रूप में जानते हैं, और इक्वेटोरियल रिवर है, इक्वेटोरियल रिवर। ध्यान दीजिए, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है,
इक्वेटोरियल जायरे रिवर विच इज फ्लोइंग इन सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका इज इंटरसेक्टिंग इक्वेटर ट्वाइस इन वर्ल्ड। भूमध्य रेखा को विश्व में 2 बार काटने वाली यह नदी मानी जाती है, जायरे नदी। ठीक है, यहां अमेजन नदी के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, रिवर अमेजन इज द रिवर ऑफ लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया इन वर्ल्ड। संसार में सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली यह नदी अमेजन। ठीक है, ये फिर आप यहाँ आए, एशिया में आए तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपीय देश आपको दिखाई देते हैं। ये इंडोनेशिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ बोर्नियो आप देख रहे हैं, और ये सारे द्वीपीय क्षेत्र इंडोनेशिया के, ये सब इक्वेटोरियल नेचुरल रीजन्स के पार्ट माने जाते हैं। तो विश्व में 3, कौन कौन सा? दक्षिणी अमेरिका का अमेजन नदी घाटी क्षेत्र, दूसरा कौन सा? अफ्रीका की जायरे कांगो नदी घाटी क्षेत्र, और तीसरा कौन सा? इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के समीपवर्ती द्वीपीय देश। ये 3 क्षेत्र जो इक्वेटोरियल नेचुरल रीजन्स के माने जाते हैं, भूमध्य रेखीय प्राकृतिक प्रदेश के माने जाते हैं। ध्यान दें आप। सो इक्वेटोरियल नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट बिटवीन 10 डिग्री नॉर्दर्न एंड 10 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स। संसार के भूमध्य रेखीय प्राकृतिक प्रदेश 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। ये इक्वेटोरियल नेचुरल रीजन्स है। और विश्व में इनके 3 भू क्षेत्र आपको दिखाई देते हैं। कौन कौन से? तो दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी घाटी का क्षेत्र अभी हमने देखा, दक्षिणी अमेरिका में यह अमेजन नदी घाटी का क्षेत्र हमें दिखाई दिया, या अफ्रीका में ये कांगो नदी घाटी का क्षेत्र हमें दिखाई देता है, और यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीपीय देश इंडोनेशिया और उसके समीपवर्ती द्वीपीय देश आपको दिखाई देते हैं। तो 3 क्षेत्र। अब देखिए इन तीनों क्षेत्रों के क्या फीचर्स हैं, गौर कीजिए। इन तीनों क्षेत्रों को देखें, अमेजन नदी घाटी क्षेत्र को देखें, अफ्रीका में कांगो नदी घाटी क्षेत्र को देखें, दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीपीय देश आप देखें इंडोनेशिया को, उसके समीपवर्ती द्वीपीय देशों को देखें, तो वहां पर अगर क्लाइमेट की दशा आप देखें तो क्लाइमेट इक्वेटोरियल है। इन क्षेत्रों में सालों भर तापमान उच्च पाए जाते हैं, बिकॉज सन रेज आर वर्टिकल थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि इस क्षेत्र में सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत है, और सूर्य की किरणों के लंबवत होने के कारण यहाँ का तापमान सालों भर उच्च पाया जाता है। गौर कीजिए, इन 3 क्षेत्रों को अगर आप देखते हैं तो सालों भर तापमान उच्च पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। अमेजन नदी घाटी क्षेत्र में सालों भर तापमान उच्च है, सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत है। अफ्रीका के कांगो नदी घाटी क्षेत्र में सालों भर तापमान उच्च है, सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत पड़ रही हैं। और ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीपीय देश इंडोनेशिया, और यहाँ भी सालों भर तापमान उच्च पाए जा रहे हैं, कारण सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत है। सो इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर एरिया ऑफ वर्टिकल इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज थ्रू आउट द ईयर। सालों भर सूर्य की किरणों के लंबवत पड़ने का ये क्षेत्र। ओके, तो यहां तापमान अधिक पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में इक्वेटोरियल रीजन में आप देखें, संसार के भूमध्य रेखीय प्राकृतिक प्रदेश को आप देखें, विषुवत रेखीय प्राकृतिक प्रदेश को देखें, यहां केवल तापमान उच्च नहीं पाया जाता, वरन प्रतिदिन दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा होती है। प्रतिदिन दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा होती है, और इस वर्षा को कहा जाता संवाहनिक वर्षा, कन्वेक्शनल रेन। संवाहनिक वर्षा, कन्वेक्शनल रेन। सो इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर एरिया ऑफ कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेन। संवाहनिक प्रकार के वर्षा का यह क्षेत्र है। इसका क्या अभिप्राय है? प्रतिदिन दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा का यह क्षेत्र। दिन में तापमान की अधिकता के कारण नदियों के जल का वाष्पन होता है, और वही वाष्प जो वायुमंडल में मौजूद होते हैं, यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत उच्च पाई जाती है, और परिणाम ये हुआ कि जैसे ही थोड़ा भी तापमान कम हुआ, भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा। सो इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर एरिया ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेन इन द वर्ल्ड। संसार में अधिक उच्च तापमान और संवाहनिक वर्षा के ये प्रदेश माने जाते हैं। तो ध्यान में रखना है, संवाहनिक वर्षा का प्रदेश कौन सा? इक्वेटोरियल नेचुरल रीजन, भूमध्य रेखीय प्राकृतिक प्रदेश। ओके, अब इन 3 क्षेत्रों को हम देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं। एक दक्षिणी अमेरिका में है, दूसरा अफ्रीका में है, और तीसरा हमें एशिया में दिखाई दे रहा है। सालों भर तापमान उच्च, प्रतिदिन दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा। अब आप गौर करें,
यहाँ की क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है, उष्णाद्र प्रकार की जलवायु है, सालों भर उष्णाद्र प्रकार की जलवायु है। वातावरण में हमेशा वास्तविक और सापेक्षिक आर्द्रता दोनों उच्च पाई जाती। और इस प्रदेश को अगर आप देखें, इक्वेटोरियल नेचुरल रीजन्स को देखें, तो इस जलवायु परिस्थितियों का वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं इससे प्रभावित आपको दिखेंगी। इन इक्वेटोरियल नेचुरल रीजन्स को अगर आप देखते हैं, जो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन क्षेत्रों में गौर कीजिए, इन क्षेत्रों में इक्वेटोरियल नेचुरल रीजन्स में सघन वन पाए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ हम मान लेते हैं कि 10 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड है, यहाँ हम मान लेते हैं कि 10 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और इनके बीच ही 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का ही प्राकृतिक प्रदेश भूमध्य रेखीय प्राकृतिक प्रदेश है, जहाँ पर सालों भर तापमान उच्च है, जहाँ प्रतिदिन दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा हो रही है, संवहनिक वर्षा के रूप में जानी जाती है। यहाँ की उष्णाद्र जलवायु में यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं और उन वनों को एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है, सदाबहार प्रकार के वन के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ तापमान की अधिकता, वर्षा की अधिकता, तापमान और वर्षा दोनों अधिक होने के कारण यहाँ पर सघन वन की उपस्थिति, सघन वन की उपस्थिति, सघन वन पाए जा रहे हैं। अब देखिए डेंस फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट इतने सघन हैं, यहाँ के वन इतने सघन पाए जाते हैं कि सूर्य का प्रकाश बमुश्किल धरातल तक पहुँच पाता है। वृक्षों पर विविध प्रकार की लताएं फैली होती हैं। सो इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर एरिया ऑफ इपीफाइट्स। ये अधिपादप के प्रदेश माने जाते हैं, अधिपादप, गौर कीजिएगा, इपीफाइट्स। पहले भी प्रीलिम्स में कई जगह प्रश्न बन चुके हैं, अधिपादप का प्रदेश कौन सा होता है। इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर एरिया ऑफ इपीफाइट्स। क्या है इपीफाइट्स? वैसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ते हैं, पनपते हैं, अपना विकास करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, उन्हीं को इपीफाइट्स कहा जाता है, अधिपादप का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लियानाज, भिन्न भिन्न प्रकार की लताएं जो आपको दिखाई देती हैं, वे लताएं अधिपादप के रूप में होती हैं, वृक्षों के ऊपर चढ़ जाती हैं और उन्हीं पर अपना वृद्धि और विकास करती। ओके, सो अधिपादप का प्रदेश कौन सा? इक्वेटोरियल नेचुरल रीजन्स, भूमध्य रेखीय प्राकृतिक प्रदेश को अधिपादप का प्रदेश कहा जाता है। सघन वन का क्षेत्र है, सघन वन का क्षेत्र है, उन वनों के वृक्षों पर लताएं फैली हैं, इपीफाइट्स हैं, सूर्य का प्रकाश बमुश्किल धरातल तक पहुंच पाता है। परिणाम क्या होता है? प्रतिदिन वर्षा हो रही है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, यहां की धरातल दलदली पाई जाती, ऑलमोस्ट मार्सी लैंड के रूप में ये फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, गौर कीजिए। अब जैसे ही नीचे कोई प्लांट डेवलप होता है, वो प्लांट सूर्य प्रकाश प्राप्ति की होड़ में तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, और इसका परिणाम क्या होता है? यहाँ पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते, वृक्षों की लंबाई अधिक होती, तो ऊंचे वृक्षों का ये वनीय प्रदेश, वृक्षों के कैनोपी पाए जाते हैं, वितान पाए जाते हैं, वृक्ष ऊपर चढ़ते हैं और उनकी टहनियां इस प्रकार से अम्ब्रेला की तरफ फैल जाती, इन पर लताएं फैली हुई होती। कठोर लकड़ियों के वृक्षों के ये वन हैं, कारण वातावरण कठोर है, तापमान की अधिकता है, प्रतिदिन दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो यहाँ की लकड़ियां अत्यंत कठोर होती। इस वन के विषय में विशेष तौर से आपको ये ध्यान रखना है कि ये वन विविधता के वन है, विविध प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, और यही कारण है कि एक ही जगह विविध प्रकार के वृक्षों का बाहुल्य इन वनों के व्यवसायिक दोहन में, इनकी व्यवसायिक कटाई में बाधा विकसित करता है, और इसीलिए संसार में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कम हुए, उनकी व्यवसायिक कटाई कम हुई, उनकी व्यवसायिक दोहन कम किया गया उनका। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट एरिया इक्वेटोरियल,
और इसी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एरिया में गौर कीजिए, अफ्रीका का यह क्षेत्र, कांगो घाटी का यह क्षेत्र, जायरे नदी घाटी का क्षेत्र, यहीं पर एक जनजाति पाई जाती है और उस जनजाति को हम पिग्मी के नाम से जानते हैं, पिग्मी। सो पिग्मी इज ए ट्राइब ऑफ इक्वेटोरियल अफ्रीका। भूमध्यरेखीय अफ्रीका की यह जनजाति है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए, पिग्मी, पिग्मी जनजाति अफ्रीका के जायरे नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति, ठीक है। और इस जनजाति की क्या विशेषता है जो आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, यह वृक्षों पर अधिवासित होने वाली जनजाति है, पेड़ों पर रहने वाली जनजाति है, पेड़ों पर ही अपनी झोपड़ियां बनाकर रहती है। कारण नीचे धरातल अनुकूल नहीं है, तापमान की अधिकता, प्रतिदिन वर्षा, सूर्य के प्रकाश का धरातल तक न पहुंच पाना, धरातल का दलदली हो जाना, यह पिग्मी के लिए उपयुक्त परिस्थिति विकसित नहीं करता। सो दे आर ड्वेलिंग ऑन ट्रीज, और ये ट्री ड्वेलर्स के रूप में है, वृक्षों पर रहने वाली जनजाति है अफ्रीका की पिग्मी। दे आर फूड गैदरर्स, ये फलों को इकट्ठा करते हैं, कंदमूल को इकट्ठा करते हैं और कुछ शिकार भी करते हैं। शिकार के लिए तीर और धनुष का ये प्रयोग करते हैं। ओके, सो पिग्मी इज ए ट्री ड्वेलर ट्राइब ऑफ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, जायरे बेसिन ऑफ अफ्रीका, कांगो बेसिन ऑफ अफ्रीका, ये आपको ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर? तो अफ्रीका का ये प्रदेश, पिग्मी जनजाति का ये प्रदेश, इक्वेटोरियल नेचुरल रीजन्स, जिसके विषय में हमने देखा कि यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या है, विविधता है, प्राकृतिक वनस्पतियों की विविधता है, जीवों की बाहुल्यता है, विविधता है ऐसे प्रदेशों में। गौर कीजिए, तो ये अमेजन नदी घाटी का क्षेत्र, यहाँ पर कांगो नदी घाटी क्षेत्र हम देख रहे हैं, यहाँ इंडोनेशिया और उसके आसपास के द्वीपीय देश हमें दिखाई दे रहे हैं। तापमान की अधिकता, प्रतिदिन दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा, भूमध्यरेखीय सदाबहार वर्षा वनों का ये क्षेत्र, विविध प्रकार के वृक्ष, वृक्षों पर लताएं विविध प्रकार की पाई जा रही हैं। ठीक है, गौर कीजिए। हम पिग्मी के विषय में देखें यहाँ पर कि पिग्मी जनजाति पाई जाती है, अफ्रीका के जायरे बेसिन में पाई जाती है, हमने देखा। अब इन प्रदेशों को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर ट्राइबल पीपल्स हैं, जनजातीय लोग हैं, और उनकी गतिविधियाँ, इकोनॉमिक गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ सीमित पाई जाती। आर्थिक गतिविधियाँ सीमित होने का परिणाम क्या है? इनमें मोबिलिटी नहीं है, गतिशीलता नहीं है। ये सघन वनों में रहने वाली जनजातियाँ, ठीक है, ये जीवन निर्वाहक प्रकार की जनजातियाँ। लेकिन इस प्रदेश को अगर आप देखते हैं, इस प्रदेश को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आर्थिक गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेंगी। यह वह प्रदेश है जो उपनिवेशवाद के दौरान उपनिवेश से प्रभावित हुआ, उपनिवेश बना। यहाँ पर जब यूरोपियंस आए तो उन्होंने देखा कि क्लाइमेट इज फिट फॉर रबर प्लांटेशन, रबड़ की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, तो इन्होंने रबड़ की कृषि की प्रारंभ कराई। तो आर्थिक परिदृश्य यहाँ का इन दोनों क्षेत्रों की अपेक्षा अलग है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, दक्षिणी अमेरिका का ये जो वन आपको दिखाई दे रहा है, इक्वेटोरियल नेचुरल रीजन्स देख रहे हैं, यहाँ पर अमेजन नदी घाटी को देख रहे हैं, अमेजन वन को देख रहे हैं। इस वन का एक विशेष नाम भी है और वो नाम है सेलवास। So Selvaas is an equatorial evergreen rainforest. Selvaas is इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का भूमध्यरेखीय वर्षा वन है ये सेलवास। और इस सेलवास वन को जो अमेजन नदी घाटी क्षेत्र में है, भूमध्यरेखीय वन है, विषुवतरेखीय वन है, इसे नेटिव प्लेस ऑफ प्लांट रबर कहा जाता है। रबड़ के पौधे का मूल स्थान माना जाता है रबर। गौर कीजिए, रबड़ का पौधा। तो रबड़, प्लांट रबर इज एन इक्वेटोरियल प्लांट, भूमध्यरेखीय पौधा है ये रबड़। रबड़ की उत्पत्ति होती है इसी सेलवास वन में, दक्षिणी अमेरिका के सेलवास वन में। सो सेलवास फॉरेस्ट इज एन इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट
ऑफ साउथ अमेरिका लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में ये सेलवास वन पाए जाते हैं। फीचर्स देखे आपने, यहां पर वृक्षों की विविधता आपको दिखाई दे रही है। सेलवास वन में क्या देखा आपने, कठोर लकड़ियों के वृक्ष पाए जा रहे हैं। यहां पर आपने देखा वृक्षों पर विविध प्रकार की लताएं पाई जा रही है। इन वनों का व्यावसायिक कटाई कम हुआ है और इसी सेलवास फॉरेस्ट में यहां पर रबड़ के पौधे का जन्म होता है। ब्राजील का वो इलाका जहां पर ये जन्म लेते हैं रबड़ के प्लांट। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इंडोनेशिया, क्लाइमेट ऑफ इंडोनेशिया इज कंड्यूसिव फॉर प्लांट रबर। वाई? बिकॉज क्लाइमेट ऑफ इंडोनेशिया इज एन इक्वेटोरियल क्लाइमेट। संसार में भूमध्य रेखीय जलवायु का क्षेत्र वो रबड़ के पौधे के लिए, रबड़ की बागानी कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है और इसीलिए यहां पर ये हुए। तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको ध्यान में रखना है। कहां पर यह क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय प्राकृतिक प्रदेश। 3 क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, अमेजन नदी घाटी क्षेत्र, कांगो नदी घाटी क्षेत्र और यहां दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीपीय देश इंडोनेशिया आपको दिखाई दे रहा है। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्लाइमेट कैसी है, तो सालों भर तापमान उच्च है, प्रतिदिन दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा हो रही है। ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखीय प्राकृतिक प्रदेश ही संवहनिक वर्षा के प्रदेश होते हैं। प्रतिदिन वर्षा, दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा, प्रतिदिन, एवरीडे। परिणाम क्या है, आपने देखा यहां पर इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र में अमेजन नदी घाटी क्षेत्र में फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। यहां आपको फॉरेस्ट कांगो बेसिन में देखने को मिल रहा है और इस क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा है। हमने कहा था कि ये फॉरेस्ट विच इज लोकेटेड इन अमेजॉन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका इज नेम्ड एज सेलवास। देखा आपने, इसे सेलवास वन के रूप में हम जानते हैं। वन की क्या फीचर्स हैं ये हमने देखा रबड़ के पौधे का जन्मस्थल माना जाता है ये वन, सेलवास वन। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने यहां आपको बताई कि यहां ये जनजाति का अधिवास है और पिग्मी जनजाति अफ्रीका की, जो वृक्षों पर रहने वाली जनजाति है, पेड़ों पर रहती है, कंदमूल इकट्ठा करती है, शिकार करते हैं ये, और शिकार के लिए तीर और धनुष का प्रयोग करते हैं। बौने कद की जनजाति है, पेड़ों पर ही अधिवासित होती है, ये ध्यान में रखना है। फिर हमने यहाँ से कहा था आपसे कि यहाँ की आर्थिक सिनेरियो चेंज हुई है इन दोनों क्षेत्रों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उपनिवेशवाद का प्रभाव पड़ा और डच जब इंडोनेशिया आए तो उन्होंने देखा कि क्लाइमेट इज फिट फॉर रबर प्लांटेशन और उन्होंने वहां पर रबड़ की कृषि की शुरुआत कराई। तो इस प्रकार से ये भूमध्य रेखीय प्राकृतिक प्रदेश आपके प्रीलिम्स की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण, आपको इन बिंदुओं पर ध्यान रखना है। मे बी कि यहाँ से प्रीलिम्स में आपके लिए प्रश्न बने। हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर्स में। हैव ए नाइस डे।